मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मारे खुशी के मैं फूला न समा रहा था। ख्वाब इस तरह पूरा हो जाएगा मुझे गुमान तक न था। मैंने लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया। चार्जिंग स्टार्ट हुई तो मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और मुख्तलिफ कीज पुश करने लगा, मगर यहाँ मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई भी की काम नहीं कर रही थी। मुझे लगा शायद हैंग हो गया है। काफ़ी देर तक मैं कीज प्रेस करता रहा मगर बेसूद। अलबत्ता टच पैड सही चल रहा था। मैंने टच पैड की मदद से कर्सर को मीडिया प्लेयर पर लाकर चूज़ किया तो वीडियोस के नाम से आहिस्ता आहिस्ता एक फ़ोल्डर खुलने लगा। लेफ़्ट पर डबल क्लिक करने से वीडियो फ़ोल्डर ओपन हो गया। ये तब्दीली खुशगवार थी। मैं पूरा उम्मीद हो गया और एक्साइटेड भी। मैंने यूं ही एक वीडियो प्ले की। जल्द ही मैंने उठाकर दूसरी वीडियो प्ले की जिस पर एक पुराने गाने का नाम लिखा था। वीडियो प्ले होते ही मैंने फॉरवर्ड की, फिर तीसरी वीडियो प्ले की। ये भी कोई गाना था। 5वीं, 6ठी, 7वीं सारी वीडियोस मैंने प्ले की। हर एक में तकरीबन एक ही सीन था। खुले आसमान तले फैला हुआ वसीओ अरीज समंदर। फिर अचानक पुरसुकून समंदर में जैसे तूफान आ जाता है और समुंदर की भिफरी हुई लहरें हर चीज़ को तहस नहस कर देती हैं। 20-30 वीडियोस मैंने मुश्किल मिजाजी से चेक कर डाली। सब में यही सीन थे। मैं सर पकड़कर कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर बैठ गया। ख्वाब पूरा तो हो गया मगर अरमानों का बेड़ा गर्क हो गया। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा लैपटॉप हो ताकि मैं भी बहुत आसानी से काम अंजाम दे सकूं। मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने में रुकावट थे मेरे बीवी, बच्चे और उनके अखराजात। जो भी कमाता बच्चों की स्कूल फीस और घर के दीगर खर्चे ही पूरे हो पाते। यूँ मैं बस ख्वाब देख कर रह जाता कि मैं भी कभी तरक्की करूँगा। मैं बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर था। मेरा कोई बाकायदा ऑफिस नहीं, घर की बैठक में दफ्तर खोल रखा था। मोहल्लों के छोटे छोटे प्लॉट्स बिकवाना और घरों को रेंट पर उठवाना, बस यही काम था। इस लैपटॉप की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये मुझे इत्तफाकिया ही मिल गया था। मैंने इसके मालिक को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर कोई भी इसकी मुल्कियत का दावेदार सामने ना आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने इस्तेमाल में लाऊं और अपने दरीना ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाऊं। मैंने करीबी दोस्तों से लैपटॉप का थोड़ा बहुत इस्तेमाल सीखा और कुछ तो स्मार्टफोन होने की वजह से भी मुझे आसानी हो गई, मगर मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। लैपटॉप तो ख़राब निकला, स्वाय मीडिया प्लेयर्स के कुछ ठीक ना था। मैंने खुद को सोचों के किताब से निकाला और आंखें मसल कर दुखते हुए दिल के साथ शट डाउन करने का इरादा किया। अभी मैंने लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। बात ही कुछ ऐसी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर पानी ही पानी लहरें ले रहा था। मैं ये नज़ारा देखकर साकत हो गया, जैसे मैंने शैतान को देख लिया हो। मारे हैरत के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तो जस्सूस के मारे मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रीन को टच किया तो स्क्रीन से पानी का फुवारा फूट पड़ा। पानी शर शर बह रहा था। मेरी चीख निकल गई और मैं उछलकर पीछे हटा। मेरा लिबास पानी में शराबूर हो गया। चीख की आवाज़ सुनकर नाजिया भागती हुई कमरे में आई तो मैं एक तरफ खड़ा हाँप रहा था। क्या हुआ, आप चीखे क्यों? इसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। है? मैं जैसे ख्वाब देख रहा था, चूम कर बोला, कुछ नहीं। मुझे हैरत का मजीद झटका लगा कि पानी का अब कोई भी नामो निशान न था। मैंने जल्दी से लैपटॉप शट डाउन किया, स्विच बोर्ड से चार्जर का प्लग खींचकर निकाला और लैपटॉप को बेड के नीचे रख छोड़ा। नाजिया हैरत से मेरी हरकतें देख रही थी। मैं इस वाक़े को अपना वहम समझ रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं खौफ अपने शिकंजे गाड़ चुका था। नाजिया मुझे अजीब सी नज़रों से देखती हुई चली गई। रात के 10 बज रहे थे। मैं सिगरेट सुलगाकर आंगन में चला आया और कश पर कश लेने लगा। इस वाक़े को मैं हकीकतन जहन से झटक ना पा रहा था। शुरू तारीखों का कमज़ोर सा चांद आसमानों पर रोशनी बखेर कर दुबेज़ अंधेरे की तनी चादर की स्याही को कम करने की कोशिश में था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कुछ देर पहले होने वाले अजीबोगरीब वाक़या को अपना वहम बावर कर सकूं या कोई मंतकी जामिया पहना सकूं, मगर ये मेरे बस से बाहर था। आंगन में एक बड़ा सा दरख्त लगा रखा था जो कि मुझे बहुत अजीज़ था। अक्सर मैं फुर्सत के औकात में इसके साये में बैठकर कुदरत की ठंडक और ताजगी अपने अंदर उतारता था। इसके पत्तों से छन छन कर आती चांद की चांदनी ने रात के इस वक्त बहुत खूबसूरत समा बांध दिया। मैं मुश्किल परेशान ख्याली का शिकार था, इसलिए कुदरत की ये ताजगी भी मुझ पर असरअंदाज ना हो पाई। मैंने ऊपर तले कई सिगरेट फूंके, फिर वापस अपने कमरे में चला आया। तब तक नाजिया थक हार कर नींद की वादियों में खो चुकी थी। नाजिया को सोता पाकर मैं बच्चों के कमरे में आया। उस कमरे की लाइट ऑफ थी, वो भी सो चुके थे।
बच्चों की तरफ से मुतमिन होकर मैं भी सोने के लिए अपने कमरे में आया और बेड पर लेट गया। जल्द ही नींद ने मुझ पर गलबा पा लिया। रात का न जाने कौन सा पहर था, हल्की सी आहट से मेरी आंख खुल गई। आहट वक्फे वक्फे से हो रही थी। मेरी नींद में खलल आने लगा तो मैंने कसमसा कर आंखें खोल दी। साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और पूरे कमरे का जायजा लिया। मुझे लग रहा था जैसे कोई चूहा या बिल्ली घुस आए हैं और अब आहटें पैदा कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक था, हरकत का कोई मुहर्रिक मुझे नजर ना आया तो मैं फिर सो गया। अभी मैं कच्ची नींद में ही था कि वो आहटनुमा आवाज़ फिर से उभरी। मैंने झुंझलाकर चादर मुंह से उतारी और आहट की सिमत का अंदाज़ा करने के लिए ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई हल्के वजन की चीज़ भारी झटके से इधर से उधर लड़क रही हो। फिर मैंने आहट की सिमत का अंदाज़ा कर लिया, वो फर्श से उबर रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर नीचे फर्श पर देखा तो धक से रह गया। लोशन की खाली शीशी फर्श पर इधर उधर लड़क रही थी और उसको लड़खड़ाने का बाइस वो पानी था जो फर्श पर फैला हुआ था। मैं उछलकर बेड से नीचे उतरा ये देखने के लिए कि पानी कहाँ से आ रहा है। मैं ट्यूबलाइट ऑन करके नाजिया की नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए लैंप की रोशनी में ही कमरे के कोने कोने को गौर से देखने लगा। अटैच्ड बाथरूम का तो मेरे छोटे से घर में कोई तस्वुर ही न था, जो कहानियों की तरह टूटी खुली रह जाती और कमरे में लबालब पानी भर जाता। काफ़ी देर तक मुझे पानी के दाखिल होने का कोई सुराग न मिला कि पानी कहाँ से दाखिल हो रहा है। मैं चलता हुआ दरवाजे तक आया तो छप छप की आवाज़ वाज़िया सुनाई दी, जो मेरे पैरों के नीचे पानी के होने से आई थी। दरवाज़ा खोला तो बाहर सब ठीक था। मैं परेशानी में मुब्तला हो गया। इसी परेशानी में मैंने ट्राउज़र की जेबें टटोली, सिगरेट निकाला, अभी सुलगा कर एक कश ही लिया था कि चौंक कर मुड़ा। शर शर की आवाज़ के साथ पानी का अखराज तेज़ी अख्तियार कर रहा था। बदतरीज पानी का लेवल कमरे में बढ़ने लगा। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा जो टखनों तक पानी में डूबे थे। यक ठंडा पानी मेरे पैरों को मंजबित कर रहा था। अचानक मुझे बेड के नीचे रोशनी सी नजर आई। मैं छपाक छपाक की आवाज़ पैदा करता बेड तक आया और झुककर नीचे झांका। नीचे का मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। पानी की सतह पर लैपटॉप तैर रहा था और ऑन था। पानी किसी ट्यूबवेल की मानी जिसमें से निकल रहा था। ओह माय गॉड! मैं फ़ौरन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, मगर लैपटॉप मेरी पहुंच से दूर था। मैं जल्दी से उठा, बेड की दूसरी जानिब से जाकर इसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो फिर भी मेरे हाथ ना आया। मुझे ख्याल आया किसी चीज़ से खींचकर इसे निकालूं, तो मैं बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे चक्कर सा आया। मैं लहरा गया तो मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। ये क्या मुसीबत है! लिविंग रूम में भी पानी ही पानी भरा था, शायद इसीलिए कि मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वाइपर, डंडा, झाड़ू, मैंने हर उस चीज़ से लैपटॉप को निकालने की कोशिश की जो उस वक्त घर में दस्तयाब थी। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद लैपटॉप बेड के नीचे से ना निकला। फिर मुझे परेशानी के आलम में सिगरेट की तलब हुई। मैं एक चेन स्मोकर था, इसलिए मैंने फिर से जेब टटोल कर सिगरेट निकालना चाहिए, मगर मैं कमर तक पानी में था तो सिगरेट भी जेब में भीग चुके थे। सिगरेट भीगने के ख्याल के साथ ही मेरे जहन में धमाके होने लगे। लैपटॉप निकालने और पानी का अखराज बंद करने के चक्कर में मैं नाजिया को भूल गया था। मुझे सबसे पहले नाजिया को जगाकर सूरत हाल से आगाह करना चाहिए था। मैं फ़ौरन कमरे की तरफ भागा, मगर उफ, नाजिया और बेड दोनों पानी में डूबे हुए थे। मैं दीवानावार नाजिया को झंझोड़ने लगा। नाजिया की तरफ से कोई जवाब ना पाकर मुझे बच्चों की याद आई। मैं पागलों की तरह बच्चों के कमरे की तरफ दौड़ा ही था कि किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया। फिर गिरकर संभला और बच्चों की तरह अंधाधुंध भागा। बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला तो पानी का बहुत बड़ा रेला मेरे सर पर से गुजर गया। कमरे में पानी फुल भरा हुआ था। इसके बाद तो आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा। बच्चे भी मुर्दा हालत में पाए थे मैंने। खुदाया, मेरी आवाज़ शेर की धाड़ से भी बुलंद थी। मैं बेदम सा होकर पानी में बैठता चला गया। मेरा सांस रुकने लगा। मैंने खुद को पानी के हवाले कर दिया। पानी ने मुझे खूब डुबकियां लगवाईं। जाहिद, क्या हो गया आपको? मैंने आंखें खोली तो नाजिया परेशान चेहरा लिए मेरे ऊपर झुकी हुई थी। बाबा, बच्चे कहाँ हैं? मेरी मारे घबराहट के जान निकली जा रही थी। वो सो रहे हैं अपने कमरे में, नाजिया बोली। मैं इसको एक तरफ हटाकर तेज़ी से बच्चों के कमरे की तरफ आया तो मेरी जान में जान आई। दोनों नन्हे फरिश्ते सुकून से सो रहे थे। यकीनन मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। ख्वाब की संगीनी का सोचकर ही मुझे झुरझुरी आ गई।
मैं थके थके कदमों से वापस आया तो नाजिया परेशान बैठी थी। मैं बोला कुछ नहीं, बस कभी कभी जहन पर बोझ होने की वजह से हो जाता है ऐसा इंसान के साथ। उसने अच्छी बीवी की तरह ज़्यादा कुरेद तो ना की, मगर तशवीशनाक नज़रों से मुझे देखती रही। तुम सो जाओ, सुबह बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करवाना है, ये ना हो कि तुम सोती रह जाओ। आर यू श्योर जाहिद? वो टलने वाली कब थी? मैं नज़र चुरा गया। तुम तो मुझे किसी थानेदारनी जैसी लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। मैंने उसे कंधों से थाम कर लिटाया और कंबल ओढ़ाकर बच्चों की तरह थपक थपक कर सुलाने लगा। वो नींद में डूबने लगी तो उसने मंदी हुई आंखें खोलकर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप भी सो जाएं। नींद में डूबी नरमी से भरपूर उसकी आवाज़ सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। उसे जितनी मेरी फिक्र रहती थी इतनी परवाह खुद की मैं नहीं करता था। ओके, मैं उसका हाथ थपथपा कर बेड की दूसरी साइड पर अपनी मखसूस जगह पर लेटा ही था कि एक झटके से उठ बैठा, जैसे मुझे करंट लगा हो। मेरा बिस्तर गीला था। तमाम रात आंखों में कटी सोचों की यलगार मुझे निढाल किए दे रही थी। मैं फैसला न कर पा रहा था कि ये सच है या सपना। खुदा खुदा करके मेरे कानों में फजर की अजान की आवाज़ पड़ी। मैंने रुख मोड़कर नाजिया को देखा। वो दुनिया और माफिया से बेखबर सो रही थी। मैं आवाज़ पैदा किए बगैर उठा और वो शैतानी लैपटॉप बेड के नीचे से निकाला। हैरत अंगेज तौर पर रात की निस्बत मैंने आसानी से इसे निकाल लिया और कहर आलूद निगाहों से इसे घूरा। फिर इसे बगल में दुबा कर दबे पाँव आंगन से बाइक निकाल कर गली में आ गया और स्टार्ट किए बिना ही चल पड़ा। मैं उस वक्त लोगों की नींद गारत नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी बाइक का सलेंसर नहीं था। अपने गली मोहल्ले से काफ़ी दूर जाकर मैंने बाइक स्टार्ट की और इसी वीरान टेले की जानिब चला जहाँ से मुझे ये मनहूस शैतानी लैपटॉप मिला था। आधे घंटे बाद मैं इस वीरान टेले पर पहुँच गया। पाँव फूट रही थी। मैंने लैपटॉप को एक बैग में बंद कर रखा था, लिहाजा बैग समेत ही इसको उछाल कर दूर झाड़ियों में फेंक दिया और वापसी की राह ली। पाँव फूटने का वक्त बहुत ही भला और सुकून आवर लग रहा था। उस वक्त की राहत वही लोग जानते हैं जो सहर खेज होते हैं। लैपटॉप की मुसीबत से जान छुड़ाकर मैं खुद को बहुत फ्रेश महसूस करने लगा। ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होता हुआ घर में जाने की बजाय एक दोस्त की तरफ चला गया। दोस्त से मुलाकात के बाद वहां से उठा तो फ़ोन पर एक क्लाइंट से मीटिंग तय करके घर जाने का इरादा बांधा। मैं घर में दाखिल हुआ तो बहुत खुशगवार मूड में था। आते ही मैंने हाँक लगाई, नाजिया भाई नाश्ता नहीं करवाओगी क्या? वो किचन से बरामद हुई तो उसके दोनों हाथ आटे में लथरे हुए थे। अभी तो आप आए हैं, ज़रा दम तो लें। वो अपनी बात कहकर फिर किचन में गायब हो गई। मैं बेखुद सा होकर उसके पीछे लपका। अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि ज़मीन ने मेरे पाँव पकड़ लिए। गुस्से की एक तेज़ लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। नाजिया, मैं चिल्लाया। वो तकरीबन भागी हुई आई। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये मैंने लैपटॉप की तरफ इशारा किया जो एक रैक पर रखा था और चार्ज हो रहा था। ये यहाँ कैसे आया? कैसे आया मतलब? इसने कुछ ना समझते हुए कहा। आप घर में नहीं थे तो मैंने सोचा चार्जिंग पर लगा दूं ताकि आपके आने तक चार्ज हो जाए। वैसे भी बिजली का क्या भरोसा। उसकी बात सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया। मैंने अपने लहजे को हत्ता इम्कान नॉर्मल बनाते हुए पूछा, कब लगाया? मतलब कितनी देर का लगा हुआ है चार्जिंग पर? सुबह जब मैं उठी तो आप घर में नहीं थे। मैंने सोचा आप किसी ज़रूरी काम से गए होंगे, तभी मैंने लगा दिया। मनहूस शैतानी डब्बे को घर में पाकर मेरा बुरा हाल हो गया था। बहुत सोचने के बाद भी समझ ना पाया कि मेरे किन गुनाहों की सज़ा मुझे इस सहनी अजियत की सूरत में मिल रही है जो ये शैतानी पुरस्रार डब्बा मेरे सुकून का दुश्मन बन गया। मैंने लैपटॉप उतारा और एक बार फिर इसे चुरमी बैग में बंद कर लिया। मोज़े जो मैं घर आकर उतार चुका था फिर से पहनने लगा। अभी मोज़े पहन ही रहा था कि नाजिया भी आ गई। अरे आप अब कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे तैयारी पकड़ते देख कर पूछा। बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, जाना ज़रूरी है। मैंने उजलत में शूज़ पहने और खड़ा हो गया। मगर नाश्ता तो करते जाएं। वो बोली, नहीं ये काम नाश्ते से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बैग लेकर सहन में आ गया और बाइक स्टार्ट करके एक अनजाने सफ़र पर निकल पड़ा। मुझ पर कोई मुसीबत आती ये तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे बीवी बच्चों पर कोई आफत आए ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए मैं इस आफत के डब्बे को घर से बाहर निकाल लाया और एक ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां बैठकर मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाने का बेहतर हल तलाश कर सकूं। शहर की सड़कों पर घूमते हुए मेरा जहन ठीक से काम नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ये एक मारूफ शाहराह थी। मेरा परेशानी से बुरा हाल था, इसलिए मैं सिगरेट पीने के इरादे से यहाँ रुका।
बाइक साइड पर खड़ी की और एक तरफ होकर सिगरेट सुलगाकर गहरे से गहरे कश लेने लगा। मैं काफ़ी देर वहाँ रुका रहा। फिर जब मैंने वहाँ से चलने का इरादा किया तो मेरी नज़र सड़क के किनारे नस्ब एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर दर्ज झैल इबादत दर्ज थी। आमिल बंगाली, काले इल्म की काटो पलट के माहिर। आप कैसी ही परेशानी में मुब्तला हैं, आपकी हर परेशानी का हल आपसे इतना दूर है जितना हम आपसे। तो देर ना कीजिए। नोट, हमारे इल्म की कोई काट नहीं कर सकता। अगर कर पाए तो एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। आमिल बंगाली का चैलेंज। सुख का सांस मेरे लबों से आज़ाद हो गया। मैंने दिल में इत्मीनान उतरता महसूस किया और बिना सोचे समझे आमिल बंगाली के ऑफिस की तरफ बढ़ा। ये एक 3 मंजिला चौकोर इमारत थी। नीचे वाले फ्लोर पर दुकानें, ऊपर ऑफिस और उससे ऊपर फ्लैट्स बने हुए थे। मैं अपने मतलूबा ऑफिस में पहुंचा। ये एक वेल डेकोरेटेड ऑफिस था। फर्श पर ईरानी कालीन, कीमती फर्नीचर, खिड़कियों पर पड़े कीमती पर्दे, A to Z हर चीज़ अप टू डेट थी। मुझे लगा मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि मेरे तस्वूर में आमिल का ऑफिस गंदा मंदा हड्डियों खोपड़ियों से मुज़य्यन होगा, दीवारें कालक से सजी और पता नहीं क्या अला बला होगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उलट था। मैं मायूस होकर वापस मुड़ने लगा कि मेरी नज़र इन तस्वीरों पर पड़ी जो देखने में पीरों फकीरों टाइप बुजुर्गों की थी। टेबल के पीछे वाली दीवार पर सर्टिफिकेट्स टंगे हुए थे और टेबल पर चंद अगरबत्तियां जल रही थीं। खुशबू तो मेरे नथनों में घुस रही थी, मगर धुएं का नामो निशान न था। इतने में टेबल के दूसरी जानिब से एक चेहरा नमूदार हुआ। मैंने खंजकार कर गला साफ किया और आगे बढ़कर इससे मुसाफा किया। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद दूसरी जानिब रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसने मेरे आने का मकसद दरियाफ्त किया। मैं पहले तो झिझका, देखने में अच्छा खासा माकूल आदमी था, मगर ना जाने क्यों उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जैसे अभी इनसे खून टपक पड़ेगा। उनको देखकर खौफ आता था। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ये शख्स फ्रॉड ना हो। फिर भी आसमाने में क्या हर्ज है, मैंने खुद को समझाया और अलिफ से ये तक अपनी दर्द अमेज दास्तान सुना दी। सुनाते सुनाते जब मेरी आंखों में वो रात का सीन लहराया तो मेरा लहजा भर आया। बच्चों की सूरतें मेरी आंखों में गर्दिश करने लगीं। वो सुकून से कुर्सी की सीट से पुश्त टिकाए एक हाथ से पेपर वेट को हिलाते हुए मेरी कहानी सुनता रहा। जब मैं कह चुका तो उसने टेक छोड़ दी और टेबल पर कोहनियाँ टिकाकर सीधा बैठ गया और बोला, ओह मिस्टर जाहिद, मुझे लगता है आप जादू के नहीं बल्कि किसी बदरू के चक्कर में फंस गए हैं, क्योंकि आपके साथ होने वाले वाक़यात की शुरुआत तब हुई जब ये लैपटॉप आपके घर आया। देखें जाहिद साहब, इस कायनात में इंसानों और जानवरों के अलावा भी बहुत सी मखलूक़ात पाई जाती हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल होती हैं, मगर हमारे लिए उतनी ही ख़तरनाक और नुकसानदेह होती हैं जितनी कि नज़र आने वाली मखलूक, बल्कि नज़र ना आने वाला दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहरहाल ये कहकर उसने राइटिंग पैड पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचनी शुरू कर दी। चंद लम्हे ऐसे ही खामोशी की नज़र हो गए। आपका काम हो जाएगा, मगर उसके लिए कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंतज़ाम कर सकें तो। जी बताइए कौन सी चीज़ें? उसने कागज़ पर एक लिस्ट बना कर दी। 8 मीटर सफ़ेद लट्ठा, 5 पैकेट अगरबत्ती, देसी घी का डब्बा, लबान, संदल, मिठाई और एक जिंदा उल्लू। ये लिस्ट देख कर तो मेरे तोते उड़ गए। भाई साहब, ये चीज़ें मुहैया करना तो मेरे बस से बाहर है। अगर आप खुद इंतजाम कर लेते तो। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, आप इन चीज़ों की कीमत अदा करें, मैं कर लेता हूँ। उसने एक बार फिर इन चीज़ों की कीमतों की फहरिस्त बनाकर मेरे सामने कर दी। 5000 इन चीज़ों का बिल बन रहा था, जिसमें इसने मज़ीद 5000 अपनी फ़ीस शामिल कर ली। मैं हकीकतन सोच में पड़ गया था। क्या मतलूबा रकम एडवांस में देना ज़रूरी है? मैं दिल ही दिल में फ्रॉड या धोखे से भी डर रहा था। जिस तरह मीडिया ने इन लोगों के चेहरे बेनकाब किए थे, मैं आए दिन टीवी पर देखता रहता था। वो शायद मेरी परेशानी भांप गया, इसलिए बोला, नहीं, आप सिर्फ सामान की कीमत एडवांस दे दें, मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ। मेरे चेहरे की उड़ी रंगत देखकर वो फिर गोया हुआ, घबराइए नहीं, काम तसल्ली बख्श होगा, जिसमें धोखा या फ्रॉड का कोई अंसर नहीं है। उसकी जुबान से ये अल्फाज सुनकर कुछ धारस हुई तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैं रकम का इंतजाम करके आता हूँ, मैं आपके आने तक पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। वो भी कुर्सी से उठ गया। जैसे तैसे करके मैंने शाम तक 5000 का इंतजाम किया और आमिल बंगाली के ऑफिस पहुंचा। मैंने रकम इसके सामने टेबल पर रखी, जिसको उसने उठाकर दराज में डाला और दराज को लॉक करके चाबी जेब में डाल ली। फिर वो मुझे लेकर ऑफिस से मुतस्सल एक और कमरे में आ गया। हमने जूते कमरे के बाहर उतारे और कमरे में दाखिल हुए, जिसमें सुर्ख कलीन बिछा था और किसी किस्म का कोई फर्नीचर ना था। कमरे के वस्त में सिर्फ एक अंगीठी पड़ी थी। ऐसी अंगीठी मैंने अक्सर फिल्मों ड्रामों में हिंदू पंडितों या साधुओं के पास देखी थी।
हम दोनों अंगीठी के गिर्द आलती पालती मारकर बैठ गए। आमिल ने हमारे गिर्द उंगली के इशारे से एक दायरा सा खींचा और बोला, कुछ भी हो जाए तुम इस दायरे से बाहर मत निकलना। उसके बाद उसने वो सामान करीब कर लिया जो उसने पहले से अरेंज कर रखा था। फिर उसने अपने माथे पर सुर्ख रंग का टीका सा लगाया और किसी अनदेखी हस्ती को सजदा किया। फिर अंगीठी में आग जला दी। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगा। साथ ही साथ वो घी के डब्बे से थोड़ा थोड़ा घी लेता और आग में डालता जाता। मैं सहमा सा उसके पास बैठा था। शाम से रात हो गई, वो ऐसे ही मुख्तलिफ चीजें आग में डालता और बुदबुदाता रहा। धुआं ही धुआं कमरे में भरा गहरी धुंध का मंजर पेश कर रहा था। धुआं ही धुआं कमरे में भरा गहरी धुंध का मंजर पेश कर रहा था। देसी घी और दूसरी चीजों की बदबू से मेरी तबीयत मालिश करने लगी। मुझे कुछ और ना सूझा तो मैंने जेब से सुपारी निकालकर मुंह में डाली और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मुझे नींद का झोंका आ गया और मैं औंध गया। जाने कितनी देर ऊँघता रहा। उल्लू जो पिंजरे में बंद था फड़फड़ाने लगा तो उसके फड़फड़ाने से मेरी आंख खुली। कमरे का माहौल बहुत पुरस्कार और खौफनाक हो गया था। आग के शोले लपक लपक कर इधर उधर बढ़ने लगे। आग की तपिश से पसीना मेरे चेहरे और जिस्म से फूट पड़ा। आमिल बंगाली ऐसे ही आंखें मूंदे बड़बड़ाते हुए आग को गरमा रहा था। ऐसे में उल्लू ने एक जोरदार चीख मारी। उस गैर मुतवक्को चीख ने जैसे ही खामोशी के पर्दे को चीरा, मैं लर्ज गया। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आमिल ने आंखें खोल दी और गौर से आग के शोलों को देखने लगा जो मुख्तलिफ डरावने डरावने ह्योलों का रूप धार रहे थे। अब आमिल ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसमें से उल्लू को निकाल लिया। फिर उसने तेज छुरी से एक कट उल्लू की शाहरग पर ऐसे लगाया कि शाहरग कटने ना पाए। उल्लू का खून तेजी से बहने लगा और उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। आमिल ने जल्दी से प्याली आगे की और इस प्याली में खून जमा होने लगा। जब तक खून परिंदे के जिस्म में था, आमिल ने उसके फड़फड़ाते वजूद को प्याली पर से ना हटाया। आखिरी कतरा तक निचोड़कर उल्लू अभी जिंदा ही था कि इसे आग में फेंक दिया। मैं उसकी इस हरकत पर भुन कर रह गया। आमिल की ये सफाकी गैर इंसानी थी। कमरे में उल्लू की 2-3 करीख चीखें गूंजी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। काफी देर में कानों पर हाथ रखे रहा, मगर कुछ देर में मुझे हाथ कानों से हटाकर नाक पर रखना पड़ा क्योंकि हर तरफ गोश्त के जलने की बदबू फैली हुई थी। आमिल की करजदार आवाज सुनकर मैंने आंखें खोली तो दंग रह गया। कमरे में एक रूह मौजूद थी। सफेद चादर में लिपटा उसका चेहरा भी लट्ठे की मानित सफेद पड़ा हुआ था। कौन हो तुम और इस लैपटॉप में कैसे आए? मेरा नाम महेश है और ये लैपटॉप मेरा है, वो बोला। तुम मेरे क्लाइंट को क्यों सता रहे हो? आमिल ने पूछा। मैं मुक्ति चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। वो बदरू थी जिसे आमिल ने अपने अमल से हाजिर किया था। मैं जिंदगी में पहली बार किसी बदरू को देख रहा था। मुझे कत्ल किया गया मगर मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वो किसी रोबोट या मामूल की तरह बोल रहा था, हर किस्म के जज्बात से आ रही। कैसे और कहाँ कत्ल हुए? आमिल के सवाल पर वो बदरू बोली, मुझे प्रियंका ने कत्ल किया। वो मेरी कुलीग थी, हुस्न खूबसूरती का शाहकार। मैं हमेशा उसे सताइशी नज़रों से देखता, दूर दूर से उसके हुस्न पर नसार होता रहता। मगर मेरी ये पसंदीदगी मेरी मौत का सबब बन गई। चंद साल पहले जब सोशल मीडिया ने फेसबुक मुतारिफ करवाया तो लोगों को जैसे अकाउंट बनाने का बुखार चढ़ने लगा। मुझे भी ये शौक हुआ तो मैंने भी ऑफिस के कंप्यूटर पर अकाउंट बनाया और फारिग वक्त में इस दिलचस्प मशगले का लुत्फ उठाना शुरू किया। इसी शौक की तस्कीन के लिए मैंने ये लैपटॉप खरीदा। मेरा ये शौक बहुत महंगा था। मेरी जमा पूंजी इसी पर लग गई। एक दिन वो मेरे कैबिन में आई तो बहुत परेशान थी। मैं उसका हसीन चेहरा उदास ना देख सकता था, इसलिए पूछ बैठा, मिस प्रियंका, इज एनीथिंग रॉन्ग? वो बोली, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा महेश। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसकी नज़र इस दौरान मेरे लैपटॉप पर पड़ी तो उसने पूछा, महेश मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर लूँ? श्योर, व्हाई नॉट। मैंने अपना लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद अपने सिस्टम की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरा सारा ध्यान कंप्यूटर की तरफ था, फिर भी मैं कुन आँखियों से प्रियंका को देख रहा था। उसने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया और न्यूज़ फीड चेक करने लगी। कुछ ही देर में इसको किसी का मैसेज मिला तो उसका चेहरा खिल उठा। मैं अपनी सीट से उठा और प्रियंका की पुश्त की तरफ पड़े पानी के कूलर की तरफ बढ़ा। दरअसल मैं चुपके चुपके उसकी चैट देखना चाहता था, मगर उससे पहले कि मैं उसके मैसेज देख पाता उसने जल्दी से बैक क्लिक किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके कैबिन का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। प्लीज़ लॉग आउट कर दो, ये कहकर वो चली गई। मैं उसको जाता देखता रहा। एक बार तो जी चाहा कि उसकी आईडी चेक करूं, फिर मैंने गैर इखलाकी हरकत जानकर उसका अकाउंट लॉग आउट कर दिया। उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आने लगे।
हमारी दोस्ती पक्की हो गई। वो अक्सर औकात मेरे लैपटॉप पर फेसबुक यूज़ करती। होते होते हम फ्रेंड बन गए और बहुत फ्रैंक हो गए। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब बात कही, महेश क्या तुम मेरी चंद तस्वीरें बना दोगे? कब और कहाँ बनानी है? मैं तो हाजिर था। मेरे घर पर, उसने कहा। ओके, कब आऊँ? मैं ये सुनकर खुश होकर बोला, ऑफिस टाइम के बाद। ओके डन, साथ ही चलेंगे, मैंने कहा तो वो चली गई। मैंने वो दिन बहुत बेचैनी से काटा। जैसे ही ऑफिस टाइम ऑफ हुआ मैं प्रियंका के सर पर जा खड़ा हुआ। मेरी वजह से उसे भी सब जल्दी जल्दी वाइंड अप करना पड़ा। हम दोनों मेरी बाइक पर उसके घर पहुंचे। प्रियंका के साथ बाइक पर बैठकर मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। घर पहुंचकर वो सीधी किचन में चली गई और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लाई तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। वो कहीं गायब हो गई। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। उसने बहुत खूबसूरत और भड़कीला लिबास पहन रखा था और मेकअप किया हुआ था। उसने शोल्डर बैग से एक स्मार्टफोन निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। अब मैं इस पर फेसबुक चलाती हूँ। ये कब लिया? मैंने फ़ोन को उलट पलट कर देखा। कुछ ही दिन हुए। वो मुस्कुरा रही थी। तो तस्वीरें बना ले? मैंने पूछा। क्यों नहीं? वो फिर मुख्तलिफ पोज देने लगी और मैं धड़कते दिल के साथ तस्वीरें बनाने लगा। जब बहुत सी तस्वीरें बन गई तो वो वॉशरूम में चली गई और घर का आम लिबास पहनकर आ गई। मैं सकते की हालत में हिप्नोटाइज हुआ खड़ा रह गया। उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत न कर सका। रोबे हुसन ही कुछ ऐसा तारी था मुझ पर। फिर अक्सर यही होने लगा। वो अक्सर मुझसे अपनी तस्वीरें बनवाती और मैं चुपचाप बनाता जाता। मेरे लिए नहायत दिलचस्प अमर था। लेकिन एक दिन तजस्सुस के साथ मजबूर होकर मैंने पूछ ही लिया, ये सब क्या है? कुछ मत पूछो महेश। अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं गुस्से में आ गया और मेरा लहजा भी कुछ तलख हो गया। उसने मेरा मूड देखकर मुझे ठंडा करने की बहुत कोशिश की मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मजबूरन उसे रात से पर्दा उठाना ही पड़ा। ये मेरा बिजनेस है। मैं फेसबुक पर मुख्तलिफ पेजेस और ग्रुप्स के लिए काम करती हूँ। मुझे इतने पैसे एक दिन में ही मिल जाते हैं जितनी मेरी पूरे महीने की सैलरी है। मैंने ये सब गुर्बत से तंग आकर किया। मैंने चूंकि गुस्से के जोश में उसे धमकी दे डाली थी जो कि कारगर साबित हुई और उसने मुझे ये राज बता दिया। ये सुनकर मेरी तो हवाइयाँ उड़ गईं। मैं सोच भी न सकता था कि प्रियंका इस हद तक जा सकती है। धीरे धीरे इसने मुझे भी इस कारोबार में शरीक कर लिया। मैं पैसे के लिए तो नहीं मगर प्रियंका की दोस्ती में ये सब करने लगा। वो हिजान अंगेज तस्वीरें बनवाती जिसके इसको पैसे मिलते थे। देने वाला कौन था ये मैं नहीं जानता था। रफ्ता रफ्ता मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी। मैं आखिर कब तक शरीफ और फर्मा बरदार बना रहता? मुझे भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए। मैंने जब बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार किया तो प्रियंका पसो पेश करने लगी। लेकिन जब वो किसी तरह ना मानी तो मुझे अपनी पुरानी धमकी बुरे कार लानी पड़ी कि मेरे लैपटॉप में उसकी तस्वीरें सेव हैं जिनमें उसका चेहरा साफ दिखता है। मेरी ये धमकी काम कर गई और वो मान गई। लेकिन उसने एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया। हम रात के समय समुंदर में कश्ती की सैर करेंगे। और वह दिन मुझे याद है, हमने समुंदर में जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मेरे दोस्त ने मुझे एक बोट किराए पर दी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं किसके साथ बोट पर समुंदर की सैर के लिए जा रहा हूँ। ये भी प्रियंका की ही हदायत थी। तमाम एहतियातों के साथ हम बोट पर थे। चांद की 14वीं रात थी। चांद अभी तक तो शांत ही था। समुंदर की वस्तों में प्रियंका खुश थी। वो चाहती थी हम साहिल से दूर चले जाएं। तो मैं बोट लेकर साहिल से बहुत आगे आ गया। लैपटॉप भी मेरे साथ था क्योंकि मैं लैपटॉप से एक पल भी दूर ना रहता था। अचानक समुंदर की लहरों में तो गयानी सी आ गई। चांद बुलंद होते होते हमारे सरों पर पहुंच गया। मैं समुंदर का नज़ारा करने लगा। फिर समुंदर अचानक बिफरने लगा। प्रियंका मेरा लैपटॉप लेकर बैठ गई। मैं बोट के किनारे खड़ा समुंदर का नज़ारा कर रहा था कि अचानक मुझे किसी ने पीछे से जोरदार धक्का दिया। मैं धड़ाम से समुंदर में जा गिरा। डूबते उबरते हाथ पांव चलाते मैंने देखा कि इसी दुश्मन जान ने मुझे धक्का दिया था जिसे मैं अपनी जान बनाना चाहता था। मैं इल्तिजाएं करने लगा कि मुझे किस तरह पानी से निकाल लो क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। लेकिन वो मुझे डूबता ना सिर्फ देखती रही बल्कि हंसती भी रही। जैसे ही मेरे जिस्म से जान ने मेरा साथ छोड़ा, प्रियंका ने लैपटॉप भी समुंदर में उछाल दिया। मेरी आत्मा को लैपटॉप में खिड़की सी नजर आई तो उसमें दाखिल हो गई। फिर लैपटॉप बहता हुआ कई सालों बाद इस वीरान टेले पर पहुंच गया जहां से इन महाशय ने इसे उठा लिया। महेश की आत्मा ने अपनी कहानी तमाम की तो आमिल बोल पड़ा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा मगर तुम्हें तब तक लैपटॉप छोड़कर मेरे साथ रहना होगा, मेरा फरमाबरदार बनकर। महेश की रूह मान गई और मेरे देखते ही देखते लैपटॉप को आग लग गई और वो एक धमाके से फट गया। महेश की फसूनाक कहानी सुनकर मैं इसमें खो सा गया था। आमिल ने सब कुछ वाइंड अप किया और हम इस कमरे से बाहर आ गए।
मुझे लगा जैसे मैं जी उठा हूँ। एक ताफुन ज़दा कमरे से खुशबुओं के माहौल में आ गया। आमिल ने मुझसे मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर लिया और चंद हदायत की। फीस की अदायगी का वादा करके मैं खुशी खुशी आधी रात को घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प, मुनफरिद और हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत और खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।